हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे पिछली वीडियो में कि हम आज से आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ लेकर चलेंगे। तो एक्चुअली एग्ज़ाम में नियर अबाउट 10 मार्क्स का इस यूनिट से न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है और सबसे टिपिकल भी है नेशनल इनकम। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बहुत सारे कंसेप्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड हटा लिए हैं, जैसे डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम। तो इसलिए नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है अगर हम तरीके से उसको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ें तो आज हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं। नेशनल इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो माइंड में यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम में कल मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको जीडीपी बताया था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट्स द जीडीपी, जबकि जो हमारी नेशनल इनकम है दैट्स एनपीएफसी। इसको मैं डिस्कस कराऊंगा आपके लिए क्योंकि एग्जाम में समटाइम्स चीज ओनली कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, वाइल जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम की थियोरेटिकल पोर्शन, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ 3 फेसेस होते हैं। सबसे पहला फेस होता है प्रोडक्शन फेस, पता था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फर्स्ट यूनिट में ही मैंने आपको 3 फेज बताए थे, प्रोडक्शन, जनरेशन और डिस्पोजिशन। यहाँ प्रोडक्शन है, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं। किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को लगाया गया है और वहाँ से जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। तो हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह से 3 मेथड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फेज 2 जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम का जनरेशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो हम इंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हमारे पास इनकम जनरेट होगी, जैसे लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, ओके ना, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल से इंटरेस्ट। तो ये जो हमारे पास हमने बताए थे फैक्टर इनकम, तो वो जनरेशन ऑफ इनकम है। फिर उस इनकम को हम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसको हम डिस्पोज कर देंगे, यानी कि उसको खर्च कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर हम जैसे मैं ना फर्म से जो हाउस होल्ड को पैसा मिला, अब हाउस होल्ड फर्म से सर्विसेज और गुड्स खरीदेगी, तो उसके बदले में हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया वो वापस फर्म के पास चला गया, यानी कि अल्टीमेटली गया कहीं नहीं है, वो पैसा फर्म ने दिया कहाँ से? हाउस होल्ड से लेकर, हाउस होल्ड ने फर्म से लेकर। यानी कि हम जो यहाँ पर बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होगा। सबसे पहले तो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी, और सेविंग है 0। दैट मीन्स जितना सेविंग उतना इन्वेस्टमेंट है, यानी सेविंग अलग से कंसिडर नहीं है कि हम इसमें कहें कि हमने कुछ पार्ट बचाया है। ओके, तो हम पहले फर्स्ट फेज को ले रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम प्रोडक्शन मेथड, क्या नहीं कहेंगे इसको हम? प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। कुछ लोग इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में काफ़ी टेक्निकल कंसेप्ट को आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सीधा सीधा आप जनरेशन ऑफ इनकम की बात कर लेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपको टोटल बात करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में, पूरी की पूरी टेरिटरी में, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देना, हम केवल फाइनल गुड्स ले रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैल्यू, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, डायरेक्ट मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, एक नाम और भी यूज कर लेते हैं लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। हाँ, आउटपुट तो हो गया ना, आउटपुट मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, यानी कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की, मैंने आपको बताया ना कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की। अब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स है उनको कंसिडर नहीं करूंगा मैं,
क्योंकि यहाँ हम केवल फाइनल गुड्स को ले रहे हैं, और फाइनल गुड्स में मैंने आपको दो पहले एग्जाम्पशंस के लिए बताई थी कि तो टू सेक्टर इकोनॉमी ले रहा हूँ और नॉन सेमी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ले रहा हूँ मैं, केवल गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फिनिश्ड हो चुकी हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं। और दूसरा, कोई सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई सेकंड हैंड थिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, सेकंड हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड में तो वो ऑलरेडी एक बार हमारे प्रोडक्शन में आ चुका है, वो दोबारा थोड़ी प्रोड्यूस हुआ है, ध्यान देना, दोबारा प्रोड्यूस नहीं होता सेकंड हैंड, वो तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन उस सेकंड हैंड को सेल करने में कोई कमीशन, ब्रोकरेज, इस टाइप की जो इनकम्स हैं वो कंसिडर होंगी, वो काउंट में आएंगी। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को हम प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए मैं आपको बता दूं तो क्या चीज़ निकल कर आई है हमारे पास। सबसे पहले तो इससे जो ध्यान में रखना है, इससे हमेशा हमारे पास निकल कर आएगा GDP-MP। क्या निकल के आएगा, GDP-MP, यानी कि मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस, फर्स्ट G shows the gross, D डोमेस्टिक, P प्रोडक्ट, MP यानी मार्केट प्राइस। यानी कि जो हम वैल्यूड कर रहे हैं, इसका जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं, तो उसमें जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए मना करा, फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, यदि हमने जितना प्रोडक्शन किया सभी को सेल कर दिया, सभी को सेल कर दिया, तो सेल इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, किसका स्टॉक, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का अगर हमारे पास स्टॉक है, पहले भी था अब भी है, तो उसे फिर हमें कंसिडर करना होगा। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्या निकल कर आ गया हमारा सीधा, GDP-MP, GDP-MP, क्या निकल के आ गया, GDP-MP। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, सीधा आंसर क्या निकल के आ गया, वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। कंफ्यूज करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आपको घुमा देंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू GDP-MP। कई बार वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स GDP-MP, GDP-MP। ये लैंग्वेज आप ध्यान देंगे, क्योंकि नेशनल इनकम निकालना है तो NNP-FC, ये वाली फॉर्म की जगह मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे वैल्यू एडिड की बात कर रहा हूँ, वैल्यू एडिड तो यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं खाली आपसे वैल्यू एडिड ही कहूँ, केवल भाई वैल्यू एडिड निकाल लिया है हमने, तो दैट मीन्स GDP-MP निकाल लिया है हमने। वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस। अगर नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस तो फिर नेट NDP-MP हो जाएगा, यानी N हो जाएगा। लेकिन अगर खाली मैं वैल्यू एडिड वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो GDP-MP को ही शो करेगा। ये आपको ध्यान देना है, बहुत छोटी सी बातों का ध्यान दीजिए, आपको न्यूमेरिकल एकदम 100% प्रॉपरली समझ में आएंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने कहा कि जितना प्रोडक्शन किया सभी सेल कर दिया तो ठीक है, सेल्स ही है। लेकिन अगर सारा सेल नहीं किया है तो फिर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसे निकालने के लिए मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यानी एडिशन इन स्टॉक। भाई अपना सारा गुड्स नहीं बेचा, आपका गुड्स बच गया है, तो फिर आपको चेंज इन स्टॉक को उसमें इंक्लूड करना होगा। और यदि
चेंज इन स्टॉक नहीं है तो सेल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर हम कंसीडर कर लें एक साथ तो क्या निकल कर आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, आईएमसी, तो निकल कर आ जाएगा सीधा जीडीपी एमपी। टिपिकल नहीं है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, वाला उसके वर्डों से बचना है हमें कि इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट आई, इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट आई। लेकिन ध्यान देना, कॉस्ट में हम फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इनको छोड़कर एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना, एक्सेप्ट दीज, जो बाकी कॉस्ट है वो हम इसमें से माइनस करें, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, वही तो बचता है लास्ट में जाके, वही तो नेशनल इनकम है, तो वो बच जाएगा, यानी कि वो हम आईएमसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन जो आपको इस प्रोडक्शन में आपने कॉस्ट कंसीडर करी तो निकल के आ गया जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले मेन जो जरूरी चीज़ है वो इस तरीके से है। अब इसको एक तरीका ये हो गया, मैंने बताया आपको, इसको देने के डिफरेंट तरीके हैं। वो ये भी दे सकता है डिफरेंट सेक्टर का अलग अलग। देखिए हमारे पास 3 सेक्टर थे, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, अलग से अगर हम ध्यान दें इनको मैं थोड़ा देर में डिस्कस करूंगा। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टेरिटरी सेक्टर होता है। ये आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर लैंड से बेस्ड होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, टेरिटरी जो सर्विस सेक्टर होता है। यानी कि वो इन तीनों सेक्टर्स का अलग अलग दे सकता है, हमें अलग अलग दे सकता है। यानी कि हम फेज 1 को डिस्कस कर रहे हैं। फेज 1 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हमने कहा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये भी दे सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तीनों को जोड़ दूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। या मुझसे सीधा सीधा दे सकता है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड का मतलब इसमें से आईएमसी को डिडक्ट कर दिया है। आईएमसी यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से डिडक्ट कर दें तो निकल कर आता है वैल्यू एडिड। तो यह क्या कह सकता है, वैल्यू एडिड एट प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड एट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो क्या निकल के आ जाएगा इससे सीधा सीधा, इन तीनों को हम जोड़ दें तो जीडीपी एमपी, यही तो था। यानी कि आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है, टिपिकल नहीं है कुछ भी, आराम से पढ़ेंगे तो हमारा सारा समझ में आ जाएगा। यानी एक मेथड को हमने प्रॉपरली पढ़ा। भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए जो आपकी कॉस्ट आई है। कॉस्ट में लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी कॉस्ट को माइनस करना है। तो मैं इतना टेक्निकल एग्जाम में नहीं आ रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। अदरवाइज तो आपको ये भी डायरेक्ट देगा, ये भी डायरेक्ट देगा, आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ बस मैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईएमसी को घटाना है, ठीक है। जीडीपी एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ दीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, उसमें से इसे घटा दीजिए, जीडीपी एमपी आ जाएगा, ठीक है। या वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कह दीजिए। या आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, वैल्यू एडिड एट प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडिड टेरिटरी सेक्टर। तो तीनों को एक साथ ऐड कर लीजिए, तब भी जीडीपी एमपी ही आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि आपको टॉपिक को बिल्कुल आराम से समझना है। हमारा टॉपिक चल रहा है फेज 1, मैंने बताया था, इसलिए इसके मेथड हैं 3। एक फेज 1 से मेथड आता है, एक फेज 2 से मेथड आता है, एक फेज 3 से मेथड आता है। और तीनों से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो आंसर तीनों सेक्टर से सेम आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को ले रहे हैं, ये हमारी एजम्पशन है। और दूसरा सेविंग्स 0 है, तो तीनों सेक्टर बिल्कुल सेम आपको नेशनल इनकम कंसिडर करके बताएंगे। आप किसी भी तरीके से चले जाएं। फेज 1 यानी कि प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि इसको हम कहते हैं इनकम मेथड। कौन सा मेथड कहेंगे इसको? देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड,
एक्सपेंडिचर मेथड। तो सेकंड में क्या होगा हमारे पास, इनकम मेथड। ये अभी मैंने कोई डिस्कस नहीं करी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने इसको कोई डिस्कस किया है, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं केवल फेस पहले हेडिंग को समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यह है इनकम मेथड और यह है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करने के बाद निकलता है जीडीपी एमपी, और वो निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईएमसी। दूसरा है इनकम मेथड, इससे निकलता है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। और थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से वापस वही निकलता है जो हम निकाल रहे थे, जीडीपीएमपी। तो अब ध्यान से देखना, फर्स्ट फेज और थर्ड फेज, इनसे आंसर में दोनों बार जीडीपीएमपी, अगेन जीडीपीएमपी। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड and production method both gives same answer and the initial stage। वैल्यू ऑफ आउटपुट से सीधा ये निकल के आ गया, और इसमें जो मैं वैल्यूज कवर करूंगा उसमें भी डायरेक्ट जीडीपी एमपी आएगा, जबकि इनकम मेथड से जो कैलकुलेट होगा वो एनडीपी एफसी कैलकुलेट होगा। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपसे कहा था नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? एनएनपीएफसी को। तो ये जो एनडीपीएफसी है ये हमारे पास कहला रहा है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहला रहा है ये? डोमेस्टिक इनकम। कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट पूछ लेता है हमसे डोमेस्टिक इनकम। तो इसकी जो वैल्यूज हैं ये सॉल्व करके निकाल रही हैं डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम। हम डोमेस्टिक इनकम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो इससे जीडीपीएमपी आता है, इससे जीडीपीएमपी आता है, और दैट्स कैलकुलेट एनडीपीएफसी। एनडी यानी डी फॉर डोमेस्टिक। जो पहला एन है वो नेट को शो कर रहा है, जो दूसरा एन है वो नेशनल को, और इस एन के प्लेस पर अगर डी है तो वो डोमेस्टिक को। और पी इज ऑलवेज शोइंग द प्रोडक्शन। P is always showing the production, so no confusion, no confusion. That's calculate NDPFC, that's calculate GDPMP। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने, ऐसे घिसपिच नहीं हो रही है, तरीके से ध्यान देंगे क्लियर हो जाएगा। ये डोमेस्टिक इनकम डायरेक्ट निकलती है, अगर हमें नेशनल इनकम में निकालना है तो कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट तो हमें सीखना ही होगा। तो बहुत छोटे छोटे मेथड हैं, डिटेल बहुत समझाई है, लेकिन करना क्या है, इतना सा काम, इसमें से घटाइए ये आ गया। और अब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए। 3 पॉइंट्स हैं कन्वर्ट करने के, सिंपल सिंपल से, और पूरी बुक में इस्तेमाल होंगे, हमेशा यूज होंगे, आपकी थ्योरी में सब जगह वो इस्तेमाल होता ही रहेगा। तो आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन इसके इनिशियल स्टेज पर कर लेंगे, आपको खुद इतना अच्छा एहसास होगा कि भाई हमें तो नेशनल इनकम तो सबसे सिंपल चैप्टर है और हम इसमें 15 के 15 मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में ले रहा था आपके लिए, ये मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लेंगे इसमें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। फर्स्ट तो क्लियर हो गया ना हमारे पास, वैल्यू आउटपुट, आईएमसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन समझ में आ गया। सारी जो कॉस्ट इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में आई है, केवल लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरमीडिएट को छोड़कर, वो जब हमें कैलकुलेट करानी पड़े, बहुत टिपिकल कंसेप्ट होता है ये, वरना तो सिंपल तो आईएमसी डायरेक्ट देगा। ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट, ये भी आंसर डायरेक्ट, केवल कन्वर्सन। अब है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम यानी कि जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम मेथड, इनकम मेथड। ऐसा करते हैं, इन दो मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना अच्छा इसको समझ लीजिए, प्रॉपर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड और डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं फिर इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए मुझे आप बताएं, जरूर कमेंट करें। मेरी इंस्टा आईडी पर आप लगातार कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई देता रहूँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। इसे कॉपी जरूर कर लेना, नोट्स बन जाएंगे।